Hello students, so today we are going to start the lecture number 2 from the Amit Khetarpal sir, that is the AK sir. So what is the friction? How can you differentiate the friction? And if the friction is getting, then how can a body move on the surface? So that is the content of the summary in the lecture number 1. Now we are going to start द लेक्चर नंबर 2. इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फ्रिक्शन. लेक्चर नंबर 2 इट्स ओनली फॉर द ग्रेड 11 एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द नीट लेवल एंड आल्सो फॉर द जेई लेवल. आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखना है और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बेटा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं. सो लेट मी सी इन द लेक्चर नंबर 1 we have done introduction of the friction. फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कहाँ अप्लाई होता है, कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है, एक्स्ट्रा स्मूथ करने से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इन सभी बातों के बारे में हम बात कर चुके हैं इन द लेक्चर नंबर 1. जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया है वो लेक्चर नंबर 1 को अटेंड कीजिए एंड देन आई एडवाइज टू फॉलो द लेक्चर नंबर 2. ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज के लेक्चर बड़ा मजेदार होने वाला है. आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें मिलेंगे एंड इन द लेक्चर नंबर 3 देन यू विल गेट द लिंक ऑफ द डीपीपी इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन सोल्व ऑल द टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल ऑफ द फ्रिक्शन. ओके, एंड इन द लेक्चर नंबर 2 वी विल डू द टाइप ऑफ द फ्रिक्शन. और आज हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब कोई बॉडी मोशन में हो, रिलेटिव मोशन के अंदर हो. मैं बात टेंडेंसी ऑफ मोशन की नहीं कर रहा हूं. अगर बॉडी के अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन है इट मींस द बॉडी इज इन द ईदर इन स्टैटिक फ्रिक्शन और इन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. बट अगर बॉडी के अंदर रिलेटिव मोशन आ गया है तो इट मींस कि वहां पर आप सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे. एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को फिर से हमने डिफरेंशिएट किया लिमिटिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक एंड स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन. सो व्हाई द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द सेल्फ एडजस्टेबल, ये आज हम एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन से सीखेंगे. एंड द लास्ट वन इज द सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम वी विल एक्सप्लोर हियर. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जब भी हम सरफेस पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल हम रोड पे चल रहे हैं तो हमारी अंदर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, सो जब काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास है तो हमें एक, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अप्लाइड फोर्स का होना मस्ट है, वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए रिलेटिव मोशन का होना मस्ट है. रिलेटिव मोशन मींस क्या, या तो दोनों सरफेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है और या तो दोनों सरफेस मूव हो रहे हो या दोनों में से कोई एक सरफेस मूव हो रहा है, तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन होता है बेटा, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन. सो थोड़ा राइटिंग वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ऑलरेडी राइटिंग मटेरियल इज ऑन द बोर्ड सो दैट यू विल गेट द लॉन्गर एंड मैक्सिमम कॉन्टैक्ट इन दैट लेक्चर. ओके, सो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें. इट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन. यस स्टूडेंट, इट एक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन होना जरूरी है. अगर रिलेटिव मोशन है बेटा तो रिलेटिव मोशन के केस में जब हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, यहां पर रिलेटिव मोशन होना चाहिए उन दो सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में ये सेल, मोबाइल सेल है और ये मेरा हैंड है, तो दोनों का जो ये सरफेस कांटेक्ट में है, अगर इनमें से कोई भी एक सरफेस मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल हैंड मूव कर रहा है या मोबाइल मूव कर रहा है या दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो उसके केस में वहां पे कौन सा फ्रिक्शन होगा बताइए, काइनेटिक फ्रिक्शन. यस, सो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. आइए ये देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है. मान लीजिए ये मेरे पास दो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक का नाम ए है
और इस ब्लॉक का नेम बेटा बी है। इट हैज द टेंडेंसी 5 मीटर पर सेकंड, यानी ये रिलेटिव मोशन में है, और नीचे वाला ब्लॉक भी रिलेटिव मोशन में है। दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, इसका मतलब ये रिलेटिव मोशन में है और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की टेंडेंसी बनती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा? ए को ऐसा लगता है कि बी आगे जा रहा है। ओके, ए पे अगर हम खड़े हो जाएं और बी की वेलोसिटी इस साइड है, तो क्या लगेगा? बी कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। अगर बी आगे जा रहा है तो इट मींस कि उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन कहां होगा? पीछे। अब इसके केस में जब आप बी पे खड़े होकर ये सोचेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये स्लो है, ये फास्ट है बेटा। तो जब आप ए पे यहां पे बी पे खड़े हो जाएंगे और आप ए को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ए का जो मोशन है वो पीछे की तरफ हो रहा है, वो स्लो होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मोबाइल को चलाया तो मोबाइल आगे जा रहा है, और मोबाइल पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ऐसा लगेगा कि हैंड पीछे जा रहा है। सो दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। ऑल ऑफ यू नो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो या लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, इट एक्ट अलोंग द लाइन इन कॉन्टैक्ट विद द टू सरफेस। सो इसलिए फ्रिक्शन देखा होगा आपने, यहां पे मार्क किया गया है एफ के। सो फर्स्ट थिंग वी हैव डन। ओके, नाउ द सेकंड एग्जांपल आई हैव काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर जाना चाहता हूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर आएगा, अगर मैं इधर जाना चाहता हूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट साइड आएगा। ओके, सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हैव टेकन द 3 ब्लॉक इन दैट एग्जांपल। सो लेट मी सी द, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ए, बी और सी, मेरे पास 3 ब्लॉक है। ए ब्लॉक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, बी ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, सी ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये सारे के सारे यहां पर रफ सरफेस है। ठीक है, ये भी रफ सरफेस है। अब तीनों की स्पीड अलग अलग है, तीनों रिलेटिव मोशन में है, तो बताओ बच्चों कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस, तो सबसे पहले मैं बी पे खड़े हो जाता हूं, यानी मैं ए और बी को ऑब्जर्व करता हूं। अगर मैं ए और बी का पेयर बनाऊं और मैं बी पे खड़े हो जाऊं और मैं ए को देखूं, तो ए की टेंडेंसी कहां है बताओ बेटा जाने की? आगे। तो इसलिए उसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगेगा? इस साइड। सो दिस इज द राइट डायग्राम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, द सेकंड वन, अब ये लाइन ध्यान से पढ़ो। बी की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर। ए की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर। सो इट मींस कि बी को ऐसा लगता है कि ए फास्ट है। अगर ए फास्ट है तो रिलेटिव मोशन ऑफ ए कौन सी डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, सो ये था ए और बी का कॉम्बिनेशन। अब जब हम बी और सी का करेंगे तो सी पे बैठकर हम बी को देखना चाहेंगे। अब बताइए, जब हम ऑब्जर्वर सी पर है तो क्योंकि बी स्लो है, क्योंकि बी स्लो है, ये स्लो है, तो सी को क्या लगेगा? क्योंकि सी की स्पीड ज्यादा है तो सी को ऐसा लगेगा कि बी तो पीछे जा रहा है क्योंकि वो स्लो है। तो इट मींस कि बी का टेंडेंसी कहां है बेटा? बैकवर्ड, पीछे जाने की। इसका मतलब बी के ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू सी वो आगे आएगा। ठीक है, सो ये तो एक एग्जांपल हुआ इसके वाला, ये बेटा ये F2 आ गया। लेकिन ये फ्रिक्शन कहां से आया? ये फ्रिक्शन आया ए की वजह से। क्यों? क्योंकि ए कहां जा रहा था? आगे। ए फास्ट था तो उसका फ्रिक्शन आया पीछे, बी, और उसी की वजह से रिलेटिव फ्रिक्शन यहां पर आया F1 इस डायरेक्शन के अंदर। सो यू कैन सी ए हैज the velocity 10 meter per second in the forward direction, friction is in the backward direction.
बिकॉज बी इज स्लो एज कंपेयर टू ए एंड सी, सो इसलिए बी की टेंडेंसी, बी का रिलेटिव मोशन होगा लेफ्ट साइड, तो इसलिए उसके ऊपर जो फ्रिक्शंस आएंगे वो राइट साइड आएंगे। अब आ जाओ सी पर। अब सी की टेंडेंसी कहां है? राइट साइड जाने की, क्योंकि वो फास्ट है बी के कंपैरिजन में, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो बैकवर्ड आएगा। अब आ जाओ ग्राउंड की बात। सी का फ्रिक्शन अगर पीछे है, लेफ्ट साइड में है, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा राइट साइड पर, और लेकिन ग्राउंड तो रेस्ट पर है, इसलिए वहां पे v कितना होगा? 0। सो दिस इज द एग्जांपल। आप इसको वीडियो को पॉज करके ध्यान से मार्किंग देखना। अगर आपको कोई डाउट हो then you can text me on my number, so that is a very important. Next one, ये आपको बताइए कि जैसे कल हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में किया था लास्ट लेक्चर में, वैसे ही आज है मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। मींस कि जो फ्रिक्शन आता है उसका एक्सप्रेशन कहां से आएगा? Friction can be directly proportional to the normal reaction. So Fk can be written as mu k into r. दो अलग अलग सरफेस के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट होगा। सो ये एक एग्जांपल है जिससे आपको R1 और R2 कैलकुलेट करने आएंगे। सो आइए देखते हैं इसमें। यहां पर देखिए आपके पास एक 2 kg का ब्लॉक है और एक 4 kg का है। 2 kg का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड जा रहा है, 4 kg का ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड जा रहा है। और इसमें से फास्ट कौन है बेटा? अगर आप B पे खड़े होकर A को देखते हो तो A इज फास्ट, तो A अगर फास्ट है तो A की टेंडेंसी इधर जाने की है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सी साइड आएगा? इस साइड। ठीक है, ये ए के लिए बात हो रही है। ये मैंने अलग से डायग्राम एक बनाया, सिर्फ 2 kg वाले का FBD है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें एक तो उसका वेट नीचे आएगा mg, दैट इज द 20, रिएक्शन होगा ऊपर, फ्रिक्शन इस साइड में होगा। ओके, सो यू कैन सी द रिएक्शन इज इक्वल टू mg, क्योंकि कोई और फोर्स यहां पर नहीं है। तो फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रिएक्शन। म्यू के आपको गिवन है 0.2 इनटू 20, आपका आंसर आ गया 4 न्यूटन। अब हम आते हैं 4 kg, जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें क्या होगा? अगर आप नीचे वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपने बोला ए वाले के ऊपर फ्रिक्शन राइट साइड आएगा। अभी हमने एग्जांपल से सीखा है कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन राइट साइड है तो उसके साथ जो ब्लॉक कांटेक्ट में है उस पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड होगा। सिमिलरली अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड है तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन राइट साइड होगा। सो यहां भी यही हुआ, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन यहां था राइट साइड, तो नीचे वाले ब्लॉक पे वो फ्रिक्शन हुआ लेफ्ट साइड। ओके, अब रिएक्शन की बारी। ऊपर वाला ब्लॉक क्योंकि नीचे वाले के साथ कांटेक्ट में है तो रिएक्शन R1 नीचे भी आएगा और R2 जो रिएक्शन है ग्राउंड का वो ऊपर रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन। सो जब हम 4 kg वाले पे नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पे दो फोर्स उसको बैलेंस कर रहे होंगे, एक 4g उसका खुद का वेट प्लस 2 kg वाले का रिएक्शन कह लो या उसका वेट कह लो, तो टोटल मिलाकर रिएक्शन हो गया 60 न्यूटन। अब फ्रिक्शन आपने फाइंड किया म्यू के इंटू आर, 0.3 into 60, the answer is 18 Newton. You can calculate at yourself. This is the example of that one. So the next one is the mu k is the combined property of two surface in contact. जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर A और B आपस में कांटेक्ट में है, अगर A वाला हाथ आगे जा रहा है, ऊपर वाला हाथ आगे जा रहा है, तो इसका मतलब उस पे फ्रिक्शन पीछे, और अगर ऊपर वाले पे फ्रिक्शन इधर तो नीचे वाले पे वही फ्रिक्शन आगे। तो लेफ्ट और राइट इट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द टू सरफेस इन कांटेक्ट
एंड म्यू के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं और ऐसे चलाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेन का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बोर्ड के साथ सेम ही रहेगा। सो म्यू के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हम ऐसे चलाएं, कैसे भी हम इस पेन को रन करें तो इससे म्यू के जो है वो चेंज नहीं होगा। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। सो आइए एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि एफएस मैक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि फ्रिक्शन स्टैटिक है, लिमिटिंग है या काइनेटिक है। ठीक है। सो ऊपर आप देख रहे होंगे स्लाइड का टाइटल कि कैलकुलेशन ऑफ एफएस मैक्स एंड द कंपैरिजन। आइए देखिए। सो सबसे पहले जब भी आपको फ्रिक्शन का कोई न्यूमेरिकल आए, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि रफ सरफेस तो पक्का मिलता ही है बेटा। सो स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रिएक्शन फाइंड करेंगे। क्योंकि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए रिएक्शन को फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर एम जी यहां पे होगा, रिएक्शन ऊपर होगा, तो आपके पास 60 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल टू द बेटा 600 न्यूटन। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। ओके। स्टेप नंबर 2 में आपने सबसे पहले एफएस मैक्स फाइंड करना है। एफएस मैक्स का मतलब होता है म्यू एस इंटू आर। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपसे आर पहले क्यों पूछा। सो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा एफएस मैक्स आ गया 360। स्टेप नंबर 3 में अब आप आइडेंटिफाई करेंगे ड्राइविंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स। अगर आप ड्राइविंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं तो ये मुझे चेक करना है कि ये फोर्स कौन है। तो आप पूरे एफबीडी के अंदर ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से ड्राइविंग फोर्स कौन है। आंसर आएगा 20 न्यूटन। सो यहां पर ड्राइविंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन। द स्टेप नंबर 4, you have to take the comparison between the fs max and f driving। सो आप देख रहे हैं यहां पर कि आपका जो fs max है वो 360 है, which is greater than the 20। इट मींस पहली बात क्या कंक्लूजन आएगा, द बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी। सेकंड, एफ नेट से ये तो पता चला कि ये टेंडेंसी हो रही है बॉडी की मूव करने की, लेकिन बॉडी क्योंकि मूव नहीं कर रही है इसका मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ये बेटा उतना ही होगा जितना आपका अप्लाइड फोर्स है यानी 20 न्यूटन। सो दीज आर द 4 स्टेप टू चेक आउट कि ये जो फ्रिक्शन है हमें स्टैटिक से आगे जाना है या नहीं जाना है। प्लीज चेक आउट एंड टेक द एसएस यानी स्क्रीनशॉट। ओके। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करिए। स्टेप नंबर 2 एफएस मैक्स फाइंड करिए। स्टेप नंबर 3 ड्राइविंग फोर्स फाइंड करिए। एंड स्टेप नंबर 4 आप कंपैरिजन कीजिए। अगर आपका एफ अप्लाइड, अभी तो आपका एफ अप्लाइड एफएस मैक्स से कम आया है, इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन बॉडी के अंदर टेंडेंसी है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे आएगा। कितना होगा, ये उतना ही होगा जितना आपने अप्लाई किया है, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव नहीं कर रही है इसलिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर ये आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एफएस मैक्स तक जाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो जैसा कि आपको पता है स्टेप नंबर 1 क्या करना है बताइए। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको यहां पर बताइए बेटा क्या करना है। स्टेप नंबर 1
सबसे पहले आप वो 4 स्टेप पूरे कीजिए वीडियो को पॉज करके, जिनकी वजह से आपके आंसर आएंगे। ठीक है, 4 स्टेप बेटा कीजिए। ठीक है, द स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले रिएक्शन दैट इज इक्वल टू m इंटू जी, 5 इंटू 10, आंसर आया बेटा 50 न्यूटन। स्टेप नंबर 2, Fs max that is mu s into r, that is 10 Newton. Step number 3, identify F net, यहां पर F net अप्लाइड है इसलिए यहां पर टेंडेंसी है, लेकिन देखना है कि F net को लिए यहां पे अननोन क्यों है, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक टेबल से ये कैलकुलेट कराना चाहता हूं कि F के इंक्रीज होने से Fs max का क्या होने वाला है। सो ये मेरा Fs max है और यहां पे मैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिखना चाहूंगा और फिर मैं उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले मान लीजिए मेरा फ्रिक्शन है 2 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है, Fs max मेरा 10 ही रहेगा। जब मैंने कंपैरिजन किया, क्योंकि 2 जो है 10 से कम है, तो यहां से 2 कंक्लूजन ये हो गए, बॉडी विल नॉट मूव, एंड नंबर 2 बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। और अब आप बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, आंसर है 2 न्यूटन। ओके, अब मैंने इसको कर दिया बेटा 8 न्यूटन, अभी भी Fs max 10 न्यूटन ही है, अभी भी बॉडी मूव नहीं करेगी, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और कितना होगा, आंसर है 8 न्यूटन। अब मैंने 10 न्यूटन यहां पे किया, ये भी 10 न्यूटन, तो अब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो गया, क्योंकि F अप्लाइड Fs max के इक्वल हो गया, और यहां पे फ्रिक्शन का नाम होगा, लिमिटिंग भी बोल सकते हो, और ये 10 न्यूटन हो गया। इन सभी केसेस के अंदर बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और इस केस में बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होता है, लेकिन हम उसे मोशन नहीं मानते। हाँ, अगर आपने 11 न्यूटन यहां पे किया तो क्या होगा, ये हमने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखना है। ये तो 10 न्यूटन ही रहेगा, अब बॉडी मूव करेगी और कौन से फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन में। सो वेरी सिंपल, फ्रिक्शन इज नॉट अ बिग टास्क। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आपने सॉर्ट आउट करना है अपने एंड पर, बस इसमें आपको रेजोल्यूशन सीखना है। अगर आपको रेजोल्यूशन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम यहां पर रेजोल्यूशन करेंगे 50 cos 37 एंड दिस इज द 50 sin 37। ठीक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, तो नीचे 50 न्यूटन और यहां पे रिएक्शन है R। So you can see R plus 50 sin 37 can be written as mg because there is no vertical motion, यानी y एक्सिस पे कोई मोशन नहीं है, सो आपको इसको ऐसे लिखना होगा। 50 sin 37 के लिए आपको ट्राइंगल्स, ये वाली ट्राइंगल्स तो आपको आती होगी बेटा 3 4 5, यहां से आप cos 53 की वैल्यू जो आएगी बेटा वो होती है 3/5 और sin 53 वैल्यू इज 4/5, cos 37 is 4/5 and the sin 37 is 3/5। सो हम यहां 3/5 करते हैं, ये हो गया बेटा 15 equal to 50 न्यूटन। सो R can be written as 50 minus 30 that is the 20 न्यूटन। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये ध्यान रखना।
सेकेंड स्टेप के अंदर आपको पता है हमें एफ एस मैक्स फाइंड करना है। म्यू एस इंटू आर होता है 1/10 इंटू 20, ये कैंसर, आपके पास आंसर आ गया 2 न्यूटन। अब मुझे लास्ट स्टेप के अंदर एफ नेट फाइंड करना है। एफ नेट होगा 50 cos 37, cos 37 having the value 4/5, so the answer is 40 न्यूटन। सो अब मैंने आपको सारा डाटा दे दिया एफ एस मैक्स भी। तो बताइए बॉडी मूव करती है या नहीं करेगी? तो आंसर है बिल्कुल करेगी, और ये कौन से फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन between the kinetic friction and the static friction also. So the next one is again for you, ये inclined plane है, यहां पर mg ऐसे आता है बेटा 10, mg के कंपोनेंट कर देते हैं हम, आपको inclined के अंदर 10 cos 30 and this is the 10 sin 30. This is the reaction, and reaction can be written as 10 cos 30. The cos 30 is √3/2. The answer is 5√3. Okay. 10 cos 30 mg है तो यहां पर 100 हो जाएगा, यहां भी 100, because we have to resolve the component of mg. So यहां 50, so 50√3. Okay. Now we are going to find the friction. The friction can be written as mu s into r, 0.6 into 50√3. 30√3 is the friction. Okay. F applied is 100 sin 30 is this one. So the answer is 50 Newton. सो अब आपको चेक करके बताना है बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी इस न्यूमेरिकल के अंदर, और अगर नहीं करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन है, और अगर करती है तो फिर कौन सा फ्रिक्शन है। ठीक है। अब एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल्स है आपके लिए। इस एग्जांपल से आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने को मिलने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप जरूर नोट करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे पास यहां पे दोनों फ्रिक्शंस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी। सो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, आप सबको याद है, हम R फाइंड करते हैं, और ये हमारे पास 100, तो ये रिएक्शन, तो R हमारे पास 100 न्यूटन आ जाता है। हम यहां से Fs मैक्स फाइंड करेंगे 5/10 इंटू 100, तो Fs मैक्स इज 50 न्यूटन, और Fk इज द 4/10 इंटू दिस द 40 न्यूटन। सो यू कैन सी हमारे पास दोनों फ्रिक्शन आ गए, स्टैटिक फ्रिक्शन भी और काइनेटिक फ्रिक्शन भी। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। जब हम केस नंबर 1 में आए, हमारे पास अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन विच इज लेस देन द Fs मैक्स। ठीक है। सो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन होगा? आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना होगा? जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही होगा। स्टेप नंबर 2 में जब हम यहां पे आए बेटा, तो यहां पे आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन 50 है अप्लाइड फोर्स विच इज इक्वल टू द Fs मैक्स। इट मींस कि यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, और अब अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ मूव हो जाओ। जब हम 51 न्यूटन लगाएंगे तो यहां पे आपके पास 51 न्यूटन लगाते ही ये बॉडी मूव करेगी और काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे आ जाएगा। सो आपका नेट फोर्स कितना हो गया? 51 माइनस 40। ध्यान से देखिए, जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक Fs मैक्स से ज्यादा होगा, उसी टाइम यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन
अप्लाइड हो जाएगा एंड यू कैन फाइंड, क्योंकि मास आपके पास 10 है तो 11 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी और अब बॉडी एक्सेलरेट होगी एंड यू कैन फाइंड द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट बाय यूजिंग द इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम। अब हमने फोर्स को कम कर दिया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमने फोर्स को 50 न्यूटन किया तो बताइए यहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था? काइनेटिक। इट मींस 50 न्यूटन करने पर भी यहां पर एक्सेलरेशन होती रहेगी, यानी बॉडी जो है वो मूव करती रहेगी और बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यानी एक सेकंड में पहले 1.1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब भी एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ओके, नाउ वी आर इन द नेक्स्ट पार्ट, दिस वन। यहां पे 45 न्यूटन अगर मैं फोर्स कर दूं तो भी फ्रिक्शन फोर्स 40 है, यानी बॉडी अभी भी चल रही है और बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज दिस वन, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड। इट मींस अगर एक बार आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक कर दिया, उसकी इंटरलॉकिंग को तोड़ दिया, तो उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन कब तक? तो अब हम आ गए 40 न्यूटन पर और 40 न्यूटन पे यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन था, तो बॉडी अभी भी सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये देखिए u1 इज ग्रेटर देन 0, u2 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर आने से पहले बॉडी की वेलोसिटी u3 हो चुकी थी जो कि u2 से बड़ी थी, और u2 कब था? 45 न्यूटन पर। u1 कब था? 50 न्यूटन पर। और अब यहां पर आकर नेट फोर्स 0 हो गया, तो इसका मतलब बॉडी अभी भी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी u3 के साथ। ओके, अब आपने क्या किया? आपने 40 से 39 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, यहां पर फ्रिक्शन हो गया 40, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और 39 न्यूटन पर आकर अगर बॉडी रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई, तो वही आपका कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? 39 न्यूटन। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि ध्यान से अगर आपने ये वाला एग्जांपल कैरी आउट किया तो आपको फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। ये वाला न्यूमेरिकल आप जरूर वीडियो को पॉज करके सॉर्ट आउट करना, और अगर आपको कहीं पर किसी भी कंटेक्स्ट में कोई भी डाउट है देन यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल रिजॉल्व योर इश्यू। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 फ्रिक्शन फॉर द ग्रेड 11, और उस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पुशिंग और पुलिंग फोर्स को एंड साथ में हम ग्राफ भी स्टडी करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।